Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, इस कोरोना महामारी के वक्त में आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पीरियोडिक टेबल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग जो है आवर्त सारणी के किस किस पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी के सबसे पहले जो पॉइंट है वो है इतिहास। ठीक है, इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे हम लोग। और जो दूसरा पॉइंट है वह है इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें इसके बारे में जानेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है यह है कि आवर्त सारणी की विशेषताएं। ठीक है, कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये हमें जाननी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो सही समय पर मिलती रहे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वह है आवर्त सारणी का इतिहास के बारे में। किसके बारे में? आवर्त सारणी के इतिहास के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं सबसे पहले कि जो सबसे पहला तत्व था जिसको वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया था वह था फॉस्फोरस। क्या था? फॉस्फोरस, जिसको वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम लैब में बनाया था। कब? 1649 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को पहले से लोहा के बारे में पता था, सोना के बारे में पता था। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे तत्वों के बारे में पता था, लेकिन जो सबसे पहला तत्व जो वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया था वह कौन सा था? वह था फॉस्फोरस। ठीक है, 1649 ईस्वी में। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर जो हमारे जॉन न्यूलैंड सर थे, उन्होंने क्या किया? 56 तत्वों को 11 ग्रुप में बांट दिया। कितने तत्वों को? 56 तत्वों को 11 ग्रुप में बांटा जॉन न्यूलैंड्स ने। उस समय तक 1863 ईस्वी में 56 तत्व हम लोगों को मालूम हो चुके थे, जिसको न्यूलैंड साहब ने क्या कर दिया? 11 ग्रुप में उनके प्रॉपर्टीज मतलब उनके गुण को देखते हुए उनको बांट दिया। ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं दमित्री मैनलिव को। तो किसको? दमित्री मैनलिव को। उनकी फ़ोटो देख लेते हैं सबसे पहले। ये रही उनकी फ़ोटो। आइए आगे। जो दमित्री मैनलिव थे यह रूस के क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने सन 1869 ईस्वी में तत्वों को क्या किया था? उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित कर दिया था। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित कर दिया था। इन्होंने कैसे व्यवस्थित किया था? तो हाइड्रोजन से शुरू करते हुए तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्या किया था? एक सारणी में व्यवस्थित कर दिया था। हाइड्रोजन से शुरू क्यों किया था? क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 1 होता है। तो इन्होंने 1 से शुरू करते हुए सभी तत्वों को सीरियल वाइज क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया, क्रम में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो थी कैसी। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वह वर्ग और आवर्त में बटी हुई थी। ठीक है, किसमें? वर्ग और आवर्त में बटी हुई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग और 7 आवर्त थे। ठीक है, कितने वर्ग? 8 वर्ग और 7 आवर्त थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। देखिए ये दमित्री मैनलिव की आवर्त सारणी। ठीक है, उनकी आवर्त सारणी है। तो इसमें जो कितने वर्ग है और आवर्त है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ग और आवर्त समझ लेते हैं। तो जो ऐसे ऊर्ध्वाधर बॉक्सेस होंगे इनको हम लोग क्या कह देंगे? इनको वर्ग कह देंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर बॉक्सेस को क्या कहेंगे? वर्ग। और जो ऐसे क्षैतिज बॉक्सेस होंगे, ठीक है, कैसे? ऐसे क्षैतिज, इनको क्या कहा जाएगा? आवर्त कह दिया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब देखते हैं कि
कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ग। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने 8 वर्ग हो गए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे कितने। देखिए आवर्त जो है वो 1 2 3 4 5 6 और 7 आवर्त हो गए। ठीक है, कितने वर्ग थे, 8 वर्ग थे और 7 आवर्त। ठीक है, देख लिया हम लोगों ने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें एक नोट है। ये नोट थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो इसको देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम क्या है नोट में कि सर्वप्रथम मेंडलीफ ने क्या किया था, आवर्त सारणी का विकास किया था। ये नोट इम्पोर्टेंट क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि किसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का आविष्कार किया था या आवर्त सारणी का विकास किया था। तो कितने बच्चे कंफ्यूज होकर दूसरा ऑप्शन मार देते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप लोग कौन सा ऑप्शन मारेंगे, मेंडलीफ वाला। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लोग जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कमियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में, कमियों के बारे में। तो जो सबसे पहले कमी थी वो थी कि इन्होंने क्या किया था, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया था। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या किया था कि ऑस्मियम को इरिडियम से पहले रख दिया। तो देखिए हम लोग इसको आवर्त सारणी में भी देख सकते हैं। देखिए ये रहा ऑस्मियम और ये रहा इरिडियम। ठीक है, ऑस्मियम देखिए इरिडियम से पहले है, जबकि ऑस्मियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 194 और इरिडियम का 192। ठीक है, इस हिसाब से ऑस्मियम को क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए और इरिडियम को पहले होना चाहिए। तो ये सब कमियां थी उनके पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए एक और जो उनके पीरियोडिक टेबल की कमी थी कि उन्होंने समस्थानिक जो होते हैं, तत्वों के जो समस्थानिक होते हैं वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, आइसोटोप्स क्यों नहीं फॉलो करते, समस्थानिक क्यों नहीं फॉलो करते, क्योंकि समस्थानिक होते क्या है, जिनका क्या होता है, परमाणु संख्या तो सेम होता है लेकिन परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जब परमाणु भार के ही कॉन्सेप्ट पे इनका आवर्त सारणी था जो कि अलग अलग हो जाता है एक ही तत्व का, तो इसलिए ये फॉलो नहीं कर पाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और उसके समस्थानिक। ठीक है, आइए हम लोग एक और पॉइंट आगे देख लेते हैं हिस्ट्री में इसके, कि जो सर विलियम रामसे थे और लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड रेले। ठीक है, लॉर्ड रेले, इन्होंने क्या किया था, अक्रिय गैसों का आविष्कार किया था। ठीक है, जो सर विलियम रामसे और लॉर्ड रेले थे उन्होंने अक्रिय गैसों का आविष्कार किया था। ठीक है, कौन कौन, सर विलियम रामसे और लॉर्ड रेले, कब, 1894 में किसका, अक्रिय गैसों का आविष्कार किया। और ये अक्रिय गैसों का आविष्कार कर इसे आवर्त सारणी के 0 ग्रुप में रखा। कहाँ पे, 0 ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा कि अक्रिय गैसों को कहाँ रखा गया, 0 ग्रुप में रखा गया। ठीक है, चलिए तो देखिए एच.जी.जे. मोज़ले के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एच.जी.जे. मोज़ले के बारे में चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये उनकी फ़ोटो है। ठीक, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने परमाणु संख्या के बारे में बताया था। ठीक है, सर्वप्रथम मोज़ले ने ही सर्वप्रथम परमाणु संख्या के बारे में बताया था। कब, तो 1913 ईस्वी में। ठीक है, किस चीज़ के बारे में, परमाणु संख्या के बारे में मोस्ले ने क्या बताया था, परमाणु संख्या के बारे में। अच्छा, परमाणु संख्या होता क्या है, तो देखिए परमाणु संख्या क्या होता है, किसी रासायनिक तत्वों के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की कुल संख्या, किसकी, प्रोटॉन की कुल संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी रासायनिक तत्व में जो प्रोटॉन की कुल संख्या होगी उसी को उसकी क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। ठीक है, समझ गए, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं।
उन्होंने क्या किया था, परमाणु संख्या का उपयोग कर सभी तत्वों को फिर से व्यवस्थित कर दिया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। इस आवर्त सारणी में उन्होंने अक्रिय गैसों को भी शामिल किया। इन्होंने इस परमाणु संख्या का उपयोग कर एक नया आवर्त सारणी बना दिया, जिसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इन्होंने परमाणु संख्या के ही आधार पे क्या कर दिया, एक आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कर दिया। इस बार उन्होंने इसमें अक्रिय गैसों को भी शामिल कर लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए ये उनकी आवर्त सारणी है, किसकी, मोज़ले की। ठीक है, ये उन्हीं की आधुनिक आवर्त सारणी के। ठीक है, आइए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि हमें जो है आवर्त सारणी की ज़रूरत क्यों है। इतिहास के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है, और काफ़ी जान गए। हम लोग उसकी ज़रूरत के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरत है कि हमें जो है, इससे क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी से तत्वों के क्रमागत अध्ययन में सहायता होती है। ठीक है, तत्वों का क्या कर सकते हैं हम, इससे क्रमागत अध्ययन कर सकते हैं, एक क्रम में उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है कि आवर्त सारणी होने से हमें सभी तत्वों के गुण धर्मों को याद रखना नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि आवर्त सारणी में जो सभी तत्व होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं, जिसके कारण हम कुछ तत्वों के बारे में जान लें तो सभी तत्वों का गुणधर्म हमें याद रह जाता है। ठीक है, सभी को याद नहीं करना पड़ता है। और आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म एक निश्चित क्रम में बदलते हैं, जिससे हमें उनके अध्ययन में आसानी होती है। आवर्त सारणी में क्या होते हैं, तत्वों को के जो गुण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में बदलते हैं, एकदम से नहीं बदलते हैं। क्या होता है, एक निश्चित क्रम में चेंज होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या होता है, उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, इसकी ज़रूरत के बारे में समझ गए हम लोग। तो हम अगला पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो है आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में। आवर्त सारणी की विशेषताओं में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले परमाणु त्रिज्या के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो एटॉमिक रेडियस जो घटता है और बढ़ता है, ये कैसे घटता बढ़ता है, इसके बारे में हम लोग को मेनली समझना है, क्योंकि इसी पे सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों का काम करेगा आगे। ठीक है, देख लेते हैं पहले कैसे। तो क्या होता है कि जब हम लोग आवर्त में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो क्या हो रहा होता है कि तत्व का जो परमाणु संख्या हो रहा होता है वो क्या होता है, बढ़ रहा होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1, यहाँ पे हीलियम का 2, तो इधर गए तो बढ़ा। जैसे देखिए यहाँ लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, बढ़ रहा है जैसे जैसे इधर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्या कहते हैं, परमाणु संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो तत्व है उसके परमाणु में क्या बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या उसके नाभिक में बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, जो एटम है उसके नाभिक में प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और जो एटम होता है उसके चारों तरफ क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या, कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन जो नाभिक में घूम रहा है उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है एक दूसरे को, आप लोगों को पता ही है, ये क्या करता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जितना पास रहेंगे एक दूसरे को उतना ज़्यादा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाने के कारण, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स भी क्या हो जाता है, आकर्षण बल भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यह बल ज़्यादा होने के कारण ही क्या होता है, एटम का साइज सिकुड़ जाता है। ठीक है, एटम क्या होता है, छोटा हो जाता है। और एटम छोटा हो जाता है तो उसका रेडियस भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए कारण कि क्यों जो एटॉमिक रेडियस है वह डिक्रीज होता है किधर, लेफ्ट टू राइट जाने पे। ठीक है, हम लोग ये समझते हैं
कि कैसे एटॉमिक रेडियस जो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। कैसे बढ़ता है चलिए इसको समझते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हैं तो ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ ग्रुप, ऐसे इंक्रीज होते रहता है। तो जब ग्रुप इंक्रीज होता है तो जो एटम होता है उसमें सेल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में 1 सेल, सेकंड ग्रुप में 2 सेल, थर्ड ग्रुप में 3 सेल, ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जो जिस जिस एटम में जितना ज़्यादा सेल होगा, ठीक है, तो उसके जो नाभिक होगा उससे सेल का दूरी क्या होगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा। बाहरी सेल का, सबसे जो बाहर का ये सेल है, इसका इस नाभिक से दूरी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो इस बाहर वाले सेल पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, सबसे बाहरी सेल पे, इससे जो नाभिक में जो प्रोटॉन है उससे दूरी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो आकर्षण बल कम होने के कारण क्या होगा, एटम का साइज सिकुड़ नहीं पाएगा और वो एटम क्या हो जाएगा, साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते जाएंगे, ऐसे क्या होगा, सेल बढ़ते जाएंगे और एटम का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यही कारण है कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो अब नीचे हम लोग आसानी से सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। वही पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं कि जो परमाणु त्रिज्या है वो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या हो जाता है, घटता है। ठीक, और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है। ठीक है, इसमें एक अपवाद है कि ऑक्सीजन का जो परमाणु त्रिज्या होता है वो नाइट्रोजन से बड़ा होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या नाइट्रोजन से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट जो है वो है हमारा मेटेलिक करेक्टर, मतलब धातुई गुण के बारे में। ठीक है, धातुई गुण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि धातुई गुण होता क्या है। तो जो धातुई गुण होता है वह डिपेंड करता है किसी भी तत्व के कि वह कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। एक इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है, अपने से छोड़ सकता है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसका मेटेलिक करेक्टर मतलब धातु गुण उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग मेटेलिक करेक्टर कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उस तत्व का मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा उसका धातुई गुण होगा। ठीक है, देखिए मेटेलिक करेक्टर के बारे में। तो जो मेटेलिक करेक्टर होता है, तो आइए देखिए समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है। जो अगला पॉइंट है हमारा कि आयनाइजेशन एनर्जी, जब हम लोग किसी तत्व में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की मात्रा देते हैं, जितनी ऊर्जा की मात्रा देते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी तत्व में से, उस ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, या उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनीकरण ऊर्जा। ठीक है, किसी भी तत्व में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसा यहाँ पे दिया हुआ है कि आयनीकरण ऊर्जा जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हम लोग ऊपर समझ चुके हैं कि जब लेफ्ट टू राइट हम लोग जैसे जैसे आते हैं तो क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एनर्जी देंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे एनर्जी देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को काफ़ी एनर्जी लगेगा इस यहाँ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो एटम है, ठीक है, यहाँ पे जो एटम है तो इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है, फोर्स काफ़ी कम लग रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब हमको निकालना होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, एनर्जी काफ़ी कम लगेगा, ऊर्जा काफ़ी कम लगेगा। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जब ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पे आयनीकरण ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और यहाँ पे कम लगेगा तो यहाँ पे आयनीकरण ऊर्जा का मात्रा कम। तो इसका मतलब जब इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आयनीकरण ऊर्जा बढ़ रहा है। समझ गए इस चीज़ को? चलिए अब देखते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे ये डिक्रीज कैसे हो रहा है। ठीक, तो देखिए वही
कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, एटम का नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी काफ़ी ज़्यादा है और फोर्स काफ़ी कम है। तो जब फोर्स यहाँ पे काफ़ी कम है और यहाँ पे फोर्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, दूरी कम होने के कारण, ठीक है। तो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ पे दूरी काफ़ी कम होने के कारण फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और यहाँ पे दूरी काफ़ी कम, काफ़ी ज़्यादा है सॉरी, तो यहाँ पे फोर्स कम लग रहा है, तो यहाँ से निकालना काफ़ी क्या है, आसान है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालने में क्या होगा, ऊर्जा कम लगेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है, तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे घट जाता है, ठीक है। इसी पॉइंट्स को मैंने नीचे लिखा है, उसको देख लेते हैं एक बार कि जो आयनीकरण ऊर्जा है वह आवर्त में क्या होता है, बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है, ठीक है। बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, बढ़ती है, ठीक है। और आयनीकरण ऊर्जा ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है, घटती है, ठीक। एक और पॉइंट है कि आयनीकरण ऊर्जा जो होता है उसका इकाई मतलब उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें एक अपवाद है कि जो बोरोन का आयनीकरण ऊर्जा होता है वो क्या होता है, बेरिलियम से कम होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो आयनीकरण ऊर्जा होता है वो नाइट्रोजन से कम होता है। ये दोनों क्या है, अपवाद है, ठीक है। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वह है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है इसको समझ लेते हैं कि जब हम लोग किसी भी तत्व में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करते हैं, उसमें डालते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसमें जोड़ते हैं, तो वह जोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है या उसको जोड़ने से जो एनर्जी निकलता है, ठीक है, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो जो ऊर्जा निकलती है कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के कारण किसी तत्व में, उसको क्या कहा जाता है, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसका कॉन्सेप्ट जो है एकदम आयनीकरण ऊर्जा से मिलता है, ठीक है। किससे, आयनाइजेशन एनर्जी से मिलता जुलता है, ठीक है, सेम है, ठीक है। चाहे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालें कि ऐड करें, कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। देख लीजिए, इसको हम लोग सिर्फ देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जाने पे इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ गए। इसी को मैंने नीचे भी लिख दिया है, जिसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन बंद होता है वो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन बंद होता है वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक, समझ गए। इसको पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। तो जब कोई एटम जो है उसके अंदर का जो प्रोटॉन है, ठीक है, और इसके आसपास घूमने वाले दूसरे तत्व का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे तत्व का इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, दूसरे तत्व का इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। किसी एटम का प्रोटॉन किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है, इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो आइए देखें, हम लोग समझते हैं इसको कि कैसे ये बढ़ता घटता है पीरियड में, ठीक है, ग्रुप में। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे। अब ऐसा हो क्यों रहा है, तो जैसे जैसे हम लोग इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जैसे बता चुके हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फोर्स क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन जो आसपास का भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा दूसरे तत्व का, उस पर भी तो इसका फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, इसका काफ़ी पास है, ठीक है। प्रोटॉन क्या है, काफ़ी पास है, क्योंकि इसमें संख्या भी बहुत ज़्यादा है प्रोटॉन की, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोटॉन की संख्या है, नंबर ज़्यादा होने के कारण, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या ज़्यादा होने के कारण, तो ये जो आसपास के इलेक्ट्रॉन इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसके अंदर टेंडेंसी क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करने की होगी, ज़्यादा आकर्षित करने की होगी।
तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी इसके मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे जो एटम है इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, कम है। तो जब इसमें प्रोटॉन की संख्या कम है तो ये आसपास घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो जब ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर क्या हो जाएगी, कम, और इधर ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ गए इसको। अब हम लोग देख लेते हैं ऊपर से नीचे आने पे कैसे घटती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, बताया गया आपको काफ़ी बार कि सेल बढ़ रहा होता है। ठीक, तो सेल बढ़ रहा होता है तो जब हम लोग देखते हैं कि सेल बढ़ने के कारण क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, फोर्स काफ़ी कम है, क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जो बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन उससे तो और काफ़ी ज़्यादा दूरी हो जाएगी प्रोटॉन की, तो यहाँ पे फोर्स और क्या होगा, काफ़ी कम लगेगा। जबकि ऊपर में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उससे प्रोटॉन के क्या होंगे, वो काफ़ी पास होंगे। ठीक है, साइज छोटा होने के कारण और सेल कम होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा फोर्स से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, ज़्यादा टेंडेंसी नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। तो नीचे जब कम, ऊपर जब ज़्यादा, तो ऊपर से नीचे आने में क्या हो जाएगा, कम हो रहा है। समझ गए, समझ गए कैसे डिक्रीज हो रहा है ऊपर से नीचे आने में। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या है। उसी पॉइंट को मैंने लिखा है कि जो विद्युत ऋणात्मकता है वो आवर्त में बाएं से दाएं क्या होता है, बढ़ता है, और वही विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे घटता है। और इसमें एक पॉइंट और है कि जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड और नोबल गैस होता है, मतलब कि अक्रिय गैस जिसको हम लोग कहते हैं, उसका कोई विद्युत ऋणात्मकता नहीं होता। ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। ठीक, अपवाद है विद्युत ऋणात्मकता का। ठीक है, क्या है, अपवाद। ठीक, समझ गए कौन कौन, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड और नोबल गैस, ये विद्युत ऋणात्मकता को फॉलो नहीं करता है। इसका क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता फ्लक्चुएट करते रहता है, वैरी करते रहता है, जिस कारण ये अपवाद हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों धन्यवाद। आप लोगों को आवर्त सारणी का एक अगले वीडियो में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग जल्द ला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।